स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 17 में हमने जर्नल मेथड सीखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें जर्नल मेथड का यूज़ कब करना होता है। स्टूडेंट्स, हम जर्नल मेथड तब अप्लाई करते हैं जब ये जो राइट हैंड साइड फंक्शन होता है किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इन 7 फंक्शंस से मैच नहीं होता। यानी कि आपको एक ऐसा फंक्शन गिवन है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो इन सभी 7 टाइप्स के फंक्शन से अलग टाइप का फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, उस केस में हम जर्नल मेथड अप्लाई करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 17 में एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जो जर्नल मेथड पर बेस्ड था। आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो फॉर्मूला है जर्नल मेथड का पीआई निकालने के लिए, हम एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है? 1 में डी प्लस एम क्या है? कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 इनटू में एफ एक्स। और ये एफ एक्स क्या है? जो भी फंक्शन आपको राइट हैंड साइड पे गिवन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के। सो जो पीआई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? ई रेज टू पावर माइनस एम एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एम एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, जर्नल मेथड के अंदर हमें बेसिकली ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाता है। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक सिंगल लीनियर फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या है? डी की पावर 1, तो ये क्या है? एक लीनियर फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर पाते हैं जब यहाँ पे एक लीनियर फैक्टर होता है डी का। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जर्नल मेथड पर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इस वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड लगाएंगे? हम जर्नल मेथड लगाएंगे। हम इस केस के अंदर जर्नल मेथड क्यों लगाएंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि जो ये फंक्शन है साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स टाइप का, वो केस नंबर 1 से लेके केस नंबर 7 के जो फंक्शंस थे वो किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन होगा राइट हैंड साइड पे जो उन 7 टाइप्स के फंक्शंस के साथ मैच नहीं होगा, तो उस केस में हम हमेशा जर्नल मेथड अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन होता है वो किसके इक्वल होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? लेट y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। और इसको हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। वो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हम कैपिटल डी को स्मॉल एम से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम स्क्वेयर प्लस जो ये 3m है इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 2m प्लस m देन वी हैव प्लस 2 इक्वल टू 0 देन वी हैव m ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? m प्लस 2 देन प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या आ गया? m प्लस 1 इंटू में m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट रूट है वो किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल। और जो सेकंड रूट है वो किसके इक्वल आ गया? -2 के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे दोनों रूट्स निकाल लिए और ये दोनों रूट्स क्या है? रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो ये कौन सा केस हो गया? केस नंबर 1, व्हेन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते थे? सबसे पहले c1 कांस्टेंट देन ई रेज टू पावर जो हमारा फर्स्ट रूट है वो क्या है? -1। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 इंटू एक्स विच इज़ -x देन प्लस c2 देन ई रेज टू पावर जो सेकेंड रूट है वो क्या है? -2। सो -2 इंटू एक्स विच इज़ -2x। तो स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन।
नाउ स्टूडेंट्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकाल लिया, नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, पी आई इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2, और जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है वो क्या है, साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। और स्टूडेंट्स, हम पी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम जर्नल मेथड लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, जर्नल मेथड अप्लाई करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में डी का, हमें क्या करना होता है, उसे लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट करना होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में हम कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, जो ये एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स डी स्क्वेयर प्लस 3d प्लस 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d प्लस 1 इंटू में d प्लस 2, और जो ये फंक्शन है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। स्टूडेंट्स, जब हम डी वाले एक्सप्रेशन को लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट करके लिख लेते हैं, उसके बाद हमें क्या करना होता है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हमें अप्लाई करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, अब हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस वाली टर्म को स्प्लिट करके लिखेंगे बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन में d प्लस 1 इंटू में d प्लस 2, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करके, कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय जो पहला फैक्टर है वो क्या है, d प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा d प्लस 1। उसके बाद दूसरा कांस्टेंट b, और b के नीचे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो दूसरा फैक्टर है d प्लस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा d प्लस 2। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जो a की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना है a के डिनोमिनेटर में फैक्टर कौन सा है, d प्लस 1 है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, d प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो जो ये -1 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो हम इस वाली टर्म के अंदर पुट कर देंगे, लेकिन हम इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन में हम क्या करेंगे, इस वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और बाकी के जितने भी लीनियर फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे तो बस एक ही बचा है, तो यहाँ पे हम जब d की जगह पे -1 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 प्लस 2। तो वैल्यू क्या आ गई, a की 1। ऐसे ही स्टूडेंट्स, जो b की वैल्यू होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, जो b के कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टर है वो क्या है, d प्लस 2। तो जब हम d प्लस 2 को 0 पुट करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो स्टूडेंट्स, जो ये -2 की वैल्यू है, हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म है हम इसके अंदर पुट कर देंगे। जहाँ भी d होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, -2, लेकिन सिर्फ इस वाले फैक्टर को हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास b की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय d की जगह पे क्या पुट कर देंगे, -2। तो क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1, और जो ये दूसरा फैक्टर है इसको हम छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स, b की क्या वैल्यू आ गई, -1। तो स्टूडेंट्स, हमने a और b की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -1। तो अब हम क्या करेंगे, a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में d प्लस 1 इंटू में d प्लस 2। इसको हम स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a की क्या वैल्यू है, 1। तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, 1 अपॉन में d प्लस 1, और जो b की वैल्यू है वो क्या है, -1। तो यहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय d प्लस 2। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके इस वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख दिया। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ गए हमारे, एक सिंगल लीनियर फैक्टर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, यहाँ पे 2 फैक्टर्स थे मल्टीप्लाई में, लेकिन हमें डिनोमिनेटर के अंदर एक ही फैक्टर चाहिए। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में अब एक एक फैक्टर आ गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, जो पी आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब 1 अपॉन में d प्लस 1, जो ये फर्स्ट वाली टर्म है 1 अपॉन में d प्लस 1, और जो फंक्शन था हमारा वो क्या था, साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, देन माइनस, उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो क्या है, 1 अपॉन में d प्लस 2, 1 अपॉन में d प्लस 2, और जो फंक्शन है वो क्या है, इनटू साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसके डिनोमिनेटर में खाली एक ही लीनियर फैक्टर है। ऐसे ही जो सेकंड टर्म है इसके डिनोमिनेटर में भी एक ही लीनियर फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम जो जर्नल मेथड है पीआई निकालने का वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस फॉर्मूले के हिसाब से डिनोमिनेटर में खाली एक ही लीनियर फैक्टर होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा लीनियर फैक्टर्स होंगे तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्टूडेंट्स अब हम जर्नल मेथड अप्लाई कर सकते हैं पीआई निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो m की वैल्यू है वो क्या है +1। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, e⁻⁻1 इंटू एक्स विच इज़ -x। देन इंटीग्रेशन के अंदर e⁻x इंटू fx, जो fx है वो क्या है साइन ऑफ ex। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ e⁻x dx। देन माइनस सेकेंड टर्म के अंदर स्टूडेंट्स जो m की वैल्यू है वो क्या है +2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e⁻−2x और इंटीग्रेशन के अंदर e⁻+2x देन इनटू साइन ऑफ e⁻x dx। नाउ स्टूडेंट्स अब हमें ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करने हैं और हमारा पीआई आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब इस इंटीग्रेशन के अंदर हम देख सकते हैं जो साइन के अंदर एंगल है वो क्या है, e⁻x। ऐसे ही इसके अंदर भी साइन का जो एंगल है वो क्या है, e⁻x। तो हम क्या करेंगे, हम e⁻x को t मान लेंगे। तो हमारा जो dt/dx है वो किसके इक्वल आ जाएगा, e⁻x के। तो जो dt की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गई, ex dx के इक्वल आ गई। तो स्टूडेंट्स अब हम ये वाली सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देंगे दोनों इंटीग्रल्स के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू e⁻x को हम एज इट इज़ लिख देंगे इंटीग्रेशन के बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जो ये e⁻x है स्टूडेंट्स जब ये मल्टीप्लाई होगा dx के साथ तो ये किसके इक्वल बन गया, dt के इक्वल बन गया। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। और बाकी टर्म कौन सी बच गई हमारी, साइन ऑफ e⁻x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ e⁻x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, साइन ऑफ t। देन माइनस e⁻−2x इंटीग्रेशन के बाहर एज इट इज़ आ जाएगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, e⁻2x है। तो e⁻2x को स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं ना, e⁻x इंटू e⁻x। तो हम क्या करेंगे इस वाले स्टेप में, हम e⁻2x को पहले स्प्लिट करके लिख देते हैं, e⁻x इंटू e⁻x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे e⁻x इंटू e⁻x और साइन ऑफ e⁻x को एज इट इज़ देन इंटू dx। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, e⁻x इंटीग्रेशन के अंदर साइन t dt, और जो सेकंड टर्म है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ e⁻−2x इंटीग्रेशन के बाहर हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन इंटीग्रेशन ऑफ जो ये e⁻x है जब ये dx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, dt। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, dt। और हमारी कौन कौन सी टर्म बच गई, ये बच गई e⁻x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, t। तो यहाँ पे एक आ गया t, और क्या बच गया स्टूडेंट्स, साइन ऑफ ex। साइन ऑफ ex मतलब साइन ऑफ t। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन है वो t वेरिएबल की टर्म्स में हो गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू e⁻x एज इट इज़, और जो साइन t का इंटीग्रेशन है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस t। देन माइनस ऑफ e⁻2x एज इट इज़, और हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन t। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे इंटीग्रेशन का। तो हम t को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और साइन t को मान लेंगे सेकंड फंक्शन। तो जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, देन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो जब हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट फंक्शन यानी कि t का तो वो क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। देन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन यानी कि साइन t का इंटीग्रेशन, देन dt और ब्रैकेट क्लोज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, e⁻x इंटू में माइनस कॉस t, देन माइनस e⁻2x
देन ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, टी इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन। साइन टी का इंटीग्रेशन मतलब माइनस ऑफ कॉस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस टी कॉस टी। देन माइनस, उसके बाद स्टूडेंट ये क्या है इंटीग्रेशन का साइन, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और जो ये अंदर वाला इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस टी डी टी। देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये किसके फर्दर इक्वल हो गया स्टूडेंट्स, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू में कॉस टी, देन माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस टी कॉस टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस माइनस प्लस, और जो कॉस टी का इंटीग्रेशन है वो किसके इक्वल होता है साइन टी के इक्वल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन टी। तो स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं जो इंटीग्रेशन था हमारा वो पूरा सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी टी है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे ई रेज टू पावर एक्स। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉस ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, देन माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है माइनस टी इंटू कॉस टी, सो माइनस ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ ई एक्स, देन प्लस साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। नाउ स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस 2x को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ई एक्स, फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस साइन है वो क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और जब ये ई रेज टू पावर माइनस 2x ई रेज टू पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, देन इंटू कॉस ऑफ ई एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस 2x को साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देख सकते हैं ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो रही है, एक है माइनस और एक है प्लस, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारे पास खाली क्या बच गया माइनस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस 2x इंटू साइन ऑफ ई एक्स। तो स्टूडेंट्स जो पी आई था वो हमारा इसके इक्वल आ गया। सो स्टूडेंट्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकाल लिया और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लिया। तो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, सी एफ को और पी आई को दोनों को ऐड करके लिख देंगे और वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स जर्नल मेथड कैसे अप्लाई करना है, हमें कैसे वो फॉर्मूला अप्लाई करना है पी आई निकालने के लिए, ये आपको इन दोनों क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट या ईमेल करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।